पंडित जी और सरला जी जब से सरला जी की बचपन की सहेली नर्मदा जी से मिलने दिल्ली आए हैं, उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल किसी नई दुनिया में पहुंच गए हैं। उनका शहर भी अब गाड़ियों से भर गया है, लेकिन वहां की हवा में इतना दम घोटने वाला जहर अभी नहीं घुला है। वहां अब भी कुछ जगहों पर भीड़भाड़ कम है और लोग हर वक्त कहीं जाने की जल्दी में नहीं होते हैं। छोटे शहरों में लोग अभी भी एक दूसरे को पहचानते हैं। नर्मदा जी से मिलकर सरला जी और पंडित जी दोनों को बहुत अच्छा लगा। सरला जी और नर्मदा जी तो ऐसे मिली जैसे सालों पहले बिछड़ी हुई दो बहनें मिली हैं। दोनों आपस में इतनी बातें करती कि कभी कभी पंडित जी को उन्हें चुप कराना पड़ता। उनके पास यादों का ऐसा खजाना था जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। बचपन के दिन, उन दिनों से जुड़ी यादें और यादों से जुड़े लोग, एक के बाद एक ऐसा सिलसिला चलता कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। पंडित जी उन दोनों को देखकर सोचते कि दोनों अब तक कैसे एक दूसरे से बिना बात किए जी रही थीं। नर्मदा जी पंडित जी की बहुत शुक्रगुजार थीं कि उन्होंने सरला जी को उनसे मिलवा दिया था। वे तो शायद अब अपनी बचपन की सहेली से मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थीं। पंडित जी ने जब पूछा कि उन्होंने अपना शहर क्यों छोड़ दिया और दिल्ली क्यों शिफ्ट हो गईं, तब नर्मदा जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। नर्मदा और सरला की शादी लगभग एक ही उम्र में हुई थी। नर्मदा के ससुर की कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उनकी गिनती शहर के बड़े और अमीर लोगों में होती थी। उस समय के हिसाब से हर चीज उनके पास थी। नर्मदा के हस्बैंड इकलौते बेटे थे, इसीलिए अपने पापा का सब कुछ उन्हीं का होना था। ससुर और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चला रहे थे। कुछ वक्त के बाद ससुर की डेथ हो गई और सारा काम उनके हस्बैंड के जिम्मे आ गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। फिर एक दिन अचानक उनके हस्बैंड को ऑफिस में ही हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। इस सदमे से उबरने के बाद नर्मदा जी के बेटे कार्तिक ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। कुछ तो उसे एक्सपीरियंस कम था और कुछ उसका बिजनेस में इंटरेस्ट था नहीं, इसीलिए फैक्ट्री के लोग उसका फायदा उठाने लगे। उन्हीं दिनों फैक्ट्री में एक नए सुपरवाइजर का अपॉइंटमेंट हुआ था। ये एक काफी एक्सपीरियंस्ड और कॉन्फिडेंट इंसान था। उसका नाम था योगेश। योगेश अपने काम में बहुत तेज था, साथ ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। कुछ ही टाइम में उसने फैक्ट्री के ज्यादातर लोगों से पहचान बना ली थी। जबान का मीठा था, इसीलिए वर्कर्स भी उसकी बात आराम से सुनते थे। उसकी दी हुई डेडलाइंस हमेशा पूरी होती थी और इस बात से कार्तिक भी बहुत खुश था। उसे अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जिस राइट हैंड की जरूरत थी, योगेश के तौर पर वो उसे मिल गया था। कार्तिक ने योगेश को बहुत कम वक्त में ही प्रमोशन देकर मैनेजर बना दिया। मैनेजर बनते ही योगेश ने और भी अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही एम्बिशियस इंसान था, जिसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून था। कार्तिक अब अपनी हर बिजनेस मीटिंग में योगेश को साथ रखने लगा था। उससे बिना पूछे कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन नहीं लेता था। नर्मदा जी ने उसे बहुत समझाया भी कि चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन इतनी जल्दी उसे अपना हर राज नहीं बताना चाहिए, खासकर बिजनेस में, जहां आपकी एक छोटी सी कमजोरी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। कार्तिक अपनी मां के डर को उनका वहम बताकर हंसी में उड़ा देता। हंसकर कहता कि आखिर एक मैनेजर से उसके बिजनेस को क्या खतरा हो सकता है। धीरे धीरे योगेश ने कार्तिक के साथ घर पर आना भी शुरू कर दिया था। नर्मदा जी को भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वो बहुत मिलनसार और डाउन टू अर्थ लगता था। बहुत जल्दी वो एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया। अब तो नर्मदा जी को भी लगने लगा था कि उन्होंने बेकार ही योगेश पर शक किया था और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। जिसे कार्तिक और नर्मदा जी बहुत अच्छा इंसान समझ रहे थे, वो एक शातिर बदमाश निकला। उसने अच्छे बनने का ये ढोंग सबका भरोसा जीतने के लिए रचा था। काम के प्रति जो लगन थी, वो भी अपनी साख मजबूत करने के लिए थी। असल में उसके इरादे कुछ और ही थे। कार्तिक को अब योगेश पर इतना भरोसा हो चुका था कि वो आंख बंद करके उसकी हर बात मानने लगा। वो बिजनेस के नाम पर जितना पैसा मांगता, कार्तिक बिना पूछे निकाल कर दे देता। यहां तक कि उसने हिसाब मांगना भी छोड़ दिया। फिर पता नहीं कब योगेश ने उससे फैक्ट्री के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए। इस तरह एक झटके में हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। पहले तो बहुत दिनों तक हमें यकीन नहीं आया कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है। फिर धीरे धीरे खुद को संभालते हुए कार्तिक ने पुलिस कंप्लेंट की और योगेश के खिलाफ केस दर्ज किया। उसने इतनी सफाई से सारा फ्रॉड किया था कि उसके खिलाफ सबूत ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो गया। जो भी पैसे या प्रॉपर्टी उसने अपने नाम ट्रांसफर करवाई थी, वो सब लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए हुआ था, इसीलिए हम कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए।
कुछ टाइम के बाद हमें यह समझ आ गया था कि अब कोर्ट के चक्कर लगाने से कुछ वापस नहीं आएगा, उल्टा जो कुछ हमारे पास बचा है वो भी लुट जाएगा। इसीलिए हमने उस केस को ही वापस ले लिया और अपना बचा खुचा बेचकर वो शहर ही छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। पंडित जी को नर्मदा जी की कहानी सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। लोग कितनी आसानी से उस विश्वास का गला घोंट देते हैं जिसे कमाने में बरसों लग जाते हैं। जिनके विश्वास को तोड़ते हैं वो लोग फिर दोबारा किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। इस श्लोक का अर्थ है कि धोखेबाज लोगों की यह पहचान है कि उनके विचार लालच से स्ट्रांग होते हैं और वे अपने रिश्तेदारों को खत्म करने या दोस्तों को धोखा देने में कोई बुराई नहीं देखते हैं। जब कोई इंसान लालच में फंस जाता है तब वो अच्छे और बुरे की पहचान खो देता है। उसके लिए बस सेल्फिशनेस ही सबसे ऊपर हो जाती है। उस सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए वो उन लोगों को भी धोखा दे देता है जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। इंसानियत की शुरुआत से ही ये सब होता आया है। हमारे पुराणों से लेकर महाकाव्य तक इस तरह के किस्सों से भरे पड़े हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब न जाने कितने दोस्तों ने एक दूसरे को धोखा दिया था और दुश्मनों से जा मिले थे। पांडवों के मामा शल्य भी ऐसे ही लोगों में से एक थे। राजा शल्य महारानी माद्री के भाई और नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। वो मद्र राज्य के राजा थे। महारथी शल्य को एक बेहतरीन गदाधारी के रूप में जाना जाता था। जब शल्य को पता चला कि महाभारत युद्ध होने वाला है तो वो पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही दुर्योधन ने उनकी सेना का ऐसा जबरदस्त स्वागत सत्कार किया कि वे दुर्योधन की ओर से लड़ने का वादा कर बैठे। नर्मदा जी को दिलासा देते हुए पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के साथ जो भी हुआ उसे एक सबक की तरह लेना चाहिए। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी समझ को भी बढ़ाना सीखना चाहिए। जो हुआ उसे भूलते हुए आगे बढ़ने में ही भलाई है। रही बात योगेश की, तो यहां हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही है, उसे भी देना होगा। इस बीच कार्तिक भी आ गया था, इसीलिए पंडित जी ने उसे भी यही सब समझाया। उसकी बातों में गहरी निराशा थी, लेकिन जब पंडित जी ने उसे गीता में कर्म और उसके फल का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझाया तो उसे काफी कुछ बातें क्लियर हो गईं। उसने पंडित जी से कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि इस बात से सबक सीखते हुए जिंदगी में आगे बढ़े। पंडित जी ने उसे शुभकामनाएं दी और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो सबको सद्बुद्धि दें।